नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशाश्री हेमचंद्र जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर हेमचंद्र उनका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज जिस टॉपिक पे हम कृषि वैज्ञानिक हेमचंद्र जी से बात करने जा रहे हैं, वो है कि अभी जो आम का सीज़न है, जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय में जो है वो आम के मंजर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी जो मौसम में बदलाव हुआ, 2 दिन पहले बिल्कुल आंधी-तूफ़ान, ओले-वृष्टि हुए, तो अब इसके बाद जो हमारे किसान भाई हैं, वो ऐसा क्या करें कि उनकी आम की जो फसल है, वो अच्छी हो और सुरक्षित रहे? धन्यवाद मैडम। आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि अभी अभी जो बरसात जो ये पिछले 1-2 दिनों से हल्की नम बारिश हो रही है, इस नम मौसम में आम के बगान का प्रबंधन कैसे किया जाए। तो बात यह है कि जैसे ही बरसात होती है, नमी मौसम होती है, तो मंजर खासकर जो है खिलने की अवस्था होती है, तो काफी प्रभावित होता है। तो इससे हमारे किसान भाई को तो कुछ ना कुछ हद तक नुकसान होगा ही। फिर भी हम किसान भाइयों को सलाह देना चाहता हूँ कि तुरंत ही आज या कल या परसों इस 3 दिनों के अंदर में निश्चित ही बेविस्टिन नाम का एक रसायन आता है, कार्बेंडाजिम 50% WP, जो उसका उसमें टेक्निकल रहता है। इस रसायन का निश्चित ही 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके छिड़काव करेंगे। नम वातावरण में कीट के कीड़े मकोड़े की भी समस्या अधिक आती है, तो जी। जिसके लिए इसी बेबिस्टिन के साथ एक कोई भी रसायन आता है, जैसे कि आपका लेमडा साइक्लोथीन आता है, 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर उसका भी छिड़काव करेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि 1 प्रति लीटर पानी की दर से 2 ग्राम बेबिस्टिन और 2 ml लेमडा साइक्लोथीन मिला करके निश्चित ही स्प्रे करेंगे। क्योंकि ये जो मौसम है, अप्रैल का फर्स्ट वीक कुछ ही दिनों में आने वाला है, प्रथम सप्ताह, इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास एक कीट हम लोग के बगान में काफी प्रभावित करता है, जिसको बोलते हैं रेड बैंडेड कैटरपिलर। तो ये कीट काफी नुकसान पहुंचा, तो फल में प्रवेश करके और उसको वहाँ अंदर के गुदा को खाता है। फल जो है टिकला की अवस्था में ही काला पड़ के सड़ जाता है। और यही कीट फिर मई के महीने में फिर पुनः वापस आता है। मई के प्रथम सप्ताह में फिर से दोबारा इसका जो है साइकिल प्रारंभ होता है। तो किसान भाई से अनुरोध करेंगे, सेम रसायन का लेमडा साइक्लोथ्रिन 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर मई के प्रथम सप्ताह में भी स्प्रे करेंगे, तो बहुत हद तक आप अपने फल सड़न रोग जो कीट के कारण होता है, उससे आप उस समस्या से आप समाधान पा सकते हैं। धन्यवाद। ठीक ठीक है। जो आपने केमिकल का नाम बताया, अगर आप धीरे-धीरे एक बार फिर से उससे रिपीट कर दें, तो जो भी हमारे किसान भाई देख रहे हैं, या तो वो उसको नोट कर लेंगे या रिकॉर्ड करके वो जो जहाँ पे भी ये रसायन मिलते हों, वहाँ से उसको खरीद सकते हैं। हाँ, तो ये जो रसायन बताया, अभी फिलहाल अभी जो वर्तमान समय में आप निश्चित ही कार्बेंडाजिम जी, कार्बन कार्बेंडाजिम 50 WP, 50% WP वेटेबल पाउडर के फॉर्म में आता है। कार्बेंडाजिम दो जी, ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाएंगे। इसी घोल में लेमडा साइहोलोथ्रीन 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर छिड़काव कर देंगे। अब पुनः 15 दिन के बाद इस रसायन का उपयोग करेंगे। ठीक है। तो इस रसायन के इस्तेमाल से जो है वो सुरक्षित रख सकते हैं अपने पेड़ को अभी। और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि हम पेड़ लगाएँ भी, जो जो फलों की खेती करते हैं जो किसान, तो क्या ये समय उपयुक्त है या उनको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए पौधारोपण के लिए, आम का पौधा जो लगाना चाहते हैं? अ, ये भी अच्छी बात है कि अभी जो आम लगाने का जो समय है वो जून जुलाई में है, लेकिन किसान भाई को अगर अच्छा पौधा का वृद्धि विकास लाना हो, तो आप भली भांति जो खेती करने का, आम का बागवानी करने का समय अभी से ही प्रारंभ हो जाती है। जो 15 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में एक 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा गड्ढे का निर्माण कर लिया जाता है। तो सभी किसान बंधु से निवेदन है कि अभी अप्रैल और मई के बीच में, 15 मई से 15 अप्रैल के बीच में जो अभी का समय उपयुक्त है,
गड्ढा बना लेंगे। वो गड्ढा का आकार होगा 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा। और कहीं किसी जो है सूखे तालाब या सूखे जो नदी नाला है, आपके गांव के या आपके पड़ोस में अगर कोई नाला सूखा हो जिसमें कुंभी की संख्या अधिक मात्रा में हो, उस गड्ढे का जो है उर्वर मिट्टी जो है, उर्वर पोखरा का, जहाँ पर कुंभी जल कुंभी सर के जो सूख जाता हो, वहां से आप मिट्टी भी ला लेंगे और उस मिट्टी को भी सूखने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद ठीक होता है क्या, अप्रैल और मई और जून के महीने में क्या किया जाता है, तो गोबर की जो सड़ी खाद है 40 किलो के ग्राम के दर से मिला देंगे। प्रत्येक गड्ढे में जो है, जो मिट्टी हो, उस मिट्टी में 40 किलोग्राम प्रत्येक गड्ढे के दर से 40 ग्राम गोबर की सड़ी खाद लगता है। अंडे की खल्ली प्रत्येक गड्ढे के दर से 2 किलोग्राम लगता है। और सिंगल सुपर फॉस्फेट 1 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 250 ग्राम लगता है। और साथ साथ क्लोरोपायरस 4G दानेदार आता है, ये भी 10 ग्राम प्रत्येक गड्ढे की दर से। गोबर की सड़ी खाद प्रत्येक गड्ढे की दर से 40 किलोग्राम, अंडे की खल्ली 2 किलोग्राम। कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड मिले तो मिले, नहीं तो क्लोरोफाइड पायरीफॉस 4G आता है, 10 ग्राम प्रति गड्ढे की दर से अच्छी प्रकार से उस मिट्टी में मिला करके अप्रैल और मई और जून के महीने में के बीच में हम गड्ढे को भर देते हैं। गड्ढे भराई के बाद जब उस पर दूब जन्म जाए, कहने का अर्थ है जून और जुलाई के बीच में हम पेड़ पौधों का पेड़ लगाते हैं। और उसमें कृष्ण पक्ष हो तो बहुत ही अच्छा होता है, पेड़ लगाने का समय होता है। अब पेड़ कभी भी लगाएंगे तो कृष्ण पक्ष में लगाएंगे। जून जुलाई के बीच में जो कृष्ण पक्ष आता है उसमें आप पौधे को लगाएंगे। इसमें क्या होता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जड़ के पास प्रभावी होता है ब्रह्मांडीय ऊर्जा। और पेड़ जब भी लगाएंगे तो थाले भर ही लगाएंगे, ज्यादा गहराई पर नहीं करेंगे। जहां तक पुआल या जिसको लेवाड़ी बोलते हैं वो बंधा हुआ रहता है, जिसको थाला बोलते हैं, उस थाले भर ही गड्ढे में जाना चाहिए। गड्ढे के अंदर ही पेड़ का जड़ जाना चाहिए, ताकि पेड़ का जड़ का विकास अच्छा हो और आपका पौधा का भी विकास अच्छा बना रहे। धन्यवाद। बताइए, आप आपने जो ये जानकारी दी है सुन करके तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हमको नहीं पता था कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा, मतलब ये हम जानते हैं कि पौधारोपण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा का भी इसमें इतना बड़ा सहयोग होता है। इसको आज बिल्कुल एक वैज्ञानिक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया आपने। ये मेरे लिए तो बड़ा नया था। और मैं बेशक ये कह सकती हूँ कि बहुत सारे दर्शक होंगे जिनको इस पहलू के बारे में नहीं पता होगा, तो अगले बार से जब भी वो पौधारोपण करेंगे तो इस बात का ध्यान वो जरूर रखेंगे। अगला सवाल आ जाता है कि पौधा लगा तो दिया, लेकिन फिर इसका प्रबंधन, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि कीट तो किस तरह से रिपीट होते हैं हर महीने दर महीने, तो फिर जो पौधा, जिन्होंने नया पौधा लगाया है, उनका प्रबंधन कैसे करेंगे वो फिर? सबसे पहले तो पौधा का गड्ढा का निर्माण होता है। तो पौधा का गड्ढा का निर्माण हम करते हैं या तो वर्गाकार विधि से, या तो त्रिभुजाकार विधि से, या तो हेक्सागोनल, जिसको खटभुजाकार में लगाते हैं। खटभुजाकार अगर लगाते हैं अपने प्लॉट में, आम का पौधा अगर लगाते हैं, इसमें 15% पौधे की वृद्धि संख्या अधिक लगती है। तो हम किसान भाई से निवेदन करेंगे कि जब भी लगाए अपने बागान में आम, खटभुजाकार वृद्धि से खटभुजाकार में ही लगाए, पद्धति से ही लगाए। इस पद्धति से लगाने से 12 से 15% पौधा अधिक लगता है। और आप जो गड्ढे का निर्माण पूर्व में बताए थे, तो खड भुजाकार आपका अपने रेखांकन कर लेंगे। उस रेखांकन के आधार पर जहां जहां कोण बनता हो उस कोण पर गड्ढा का निर्माण कर लेंगे। दूसरी बात रही कि गड्ढे में जो है, जब 1 साल का आपका पौधा हो जाता है, 1 साल का पौधा हो जाता है, तो आप 100 ग्राम फॉस्फेट डालेंगे, 50 ग्राम यूरिया डालेंगे और 100 ग्राम पोटास डालेंगे। और एक ठीक है। साल का अगर पौधा हो जाए, 2 साल का हो जाए तो इसको दुगुना कर देंगे। कहने का अर्थ है 200 ग्राम फॉस्फेट, 100 ग्राम यूरिया और 200 ग्राम पोटास डालेंगे। तीन ठीक। तीन 3 साल का हो जाए फिर 300 ग्राम फॉस्फेट, 150 ग्राम यूरिया और 300 ग्राम पोटास डालेंगे। इसी प्रकार से इसी क्रम में आप बढ़ते चले जाएंगे, अपना प्रत्येक साल अपना रासायनिक डोज बढ़ाते चले जाएंगे। 10 साल का पौधा अगर हो जाए या 10 साल से ऊपर का पौधा हो, तो आप 40 किलोग्राम गोबर, ये सड़ी हुई गोबर या जो भी कंपोस्ट मिले 40 किलोग्राम, और साथ में आप जो है 1 किलो फॉस्फेट उर्वरक, आधा किलो नेत्रजनीय उर्वरक, और जो है 1 किलो जो है पोटासिक उर्वरक आप डालेंगे।
और जी। प्रत्येक साल मैं बताना भूल गया था, प्रत्येक साल जो है 5 किलो के ग्राम, पहला साल का हो तो 5 किलोग्राम कंपोस्ट डालेंगे, दूसरा साल हो 10 किलोग्राम, तीसरा साल हो 15 किलोग्राम, चौथा साल हो 20 किलोग्राम। इस प्रकार क्रम में अब बढ़ाते चला जाएंगे। 10 साल के बाद अब समान रखेंगे, 40 किलोग्राम कंपोस्ट, 1 किलो फॉस्फेट, आधा किलो यूरिया और 1 किलो पोटास। और इसका वक्त क्या होना चाहिए? क्योंकि जैसे कि हमने सुना था, आपने ही इससे पहले बताया था कि इसका वक्त बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि मंजर आने से पहले या मंजर आने के दौरान या उसके बाद किस वक्त में ये ट्रीटमेंट होना चाहिए पौधे के साथ में? ये जो अभी जो है, अब कहने का अर्थ है कि ये भी उपयुक्त समय है कब हम उर्वरक डालें। तो ये जो हम डोज बताए थे, प्रत्येक साल जो आपका डोज बताए हैं, साल के अनुसार से, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल कैसे डालेंगे, तो इसको 2 भाग में बांट लेते हैं। ठीक है। माने जो रासायनिक उर्वरक है, कंपोस्ट तो हम जून जुलाई में ही डालेंगे, हम्म। जून जुलाई में ही डालेंगे, और जून जुलाई में तब डालेंगे जब कृष्ण पक्ष हो, उस ठीक है। समय डालेंगे। और उस सारा उर्वरक भी उसी समय डालेंगे, आधा मात्रा, कहने का अर्थ है आधी मात्रा उर्वरक की, आधी मात्रा कंपोस्ट की, पूरी मात्रा हम जून जुलाई में डालेंगे। और ठीक है। उर्वरक की जो शेष मात्रा बच जाती है, उसको हम अक्टूबर नवंबर के महीने में जो कृष्ण पक्ष आएगा उस पक्ष में डालेंगे। अच्छा, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अभी ठीक है, ये तो चलिए आपने बड़े अच्छे से बताया कि किस तरह से उनकी उम्र के हिसाब से जो है वो क्वांटिटी आपका खाद का या जो भी कंपोस्ट होगा उसका डाला जाएगा। जो पेड़ बड़े हो गए हैं, अब फल देने लगे हैं, उनकी उनकी ट्रीटमेंट में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और खास करके इस समय में, जैसे कि ओलावृष्टि हम जानते हैं कि चाहे ना चाहे ये एक प्रकृति का प्रकोप ही बन करके आता है, और उससे भी हमने सुना है कि जो ओलावृष्टि होती है उससे भी फल को काफी नुकसान पहुंचता है। तो ऐसी स्थिति में फल को बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? आ, ये क्वेश्चन तो बहुत ही कठिन है। कहने का अर्थ ये है कि जब ओला ओला पड़ेगा, और जिस ओले अगर अधिक पड़ेंगे तो आम के फसल को झाड़ देंगे। जब पेड़ में आम रहेंगे ही नहीं तो उसका क्या निदान हो सकता है। ठीक। हल्की फुल्की ओला पानी की बरसात होती रही तो हम इसका प्रबंधन हम कर सकते हैं, ताकि उसके लिए हम पौधे में जो है सहनशीलता हम ला सकते हैं। और इससे होता क्या है कि नम मौसम जो है ना आम के लिए अच्छा होता है। फल लगने के बाद हमारा हम्म। मिट्टी में नमी की आवश्यकता पड़ती है, तो पानी पड़े, हल्का फुल्का पड़ते रहे तो हमारे बागान के लिए अच्छा ही है, अधिक भी हो तो अच्छा ही है। आंधी और तूफान और ओलावृष्टि हो तो ये फसल के लिए काफी नुकसान, आम के फसल के लिए काफी नुकसानदेह होता है। तो ऐसे अगर पानी पानी जो है, पानी बहुत ही फल लगने के बाद से लेकर के, और जब परिपक्व होता है आम, उससे 10 दिन 15 दिन पहले तक बागान में, खेत में नमी हमेशा बनाए रखने से क्या होता है, आम फटता नहीं है, आम झड़ता नहीं है। तो जितनी पानी होगी, जितनी नमी बनी रहेगी खेत में, उतना ही फल अच्छा होगा, फल में रस बनेंगे, फल गूदेदार होंगे, अच्छा होंगे। तो हम किसान भाई से ये आग्रह करते हैं कि अगर नहीं हो, अगर पानी नहीं हो, सूखा का मौसम आ जाए, तो निश्चित ही अपने बागान में 15 दिन के अंतराल पे 2 से 3 सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई जब भी करेंगे अपने बागान को, तो धूप उगने से पहले ही हम कर देते हैं सिंचाई में। धूप धूप उगने के बाद अगर करेंगे तो फल झड़ने की समस्या बढ़ जाती है। और धूप खिलने से पहले, धूप उगने से पहले अगर करते हैं तो फल झड़ने की समस्या कम होती है। क्योंकि जब भी हम गर्मी में, तेज धूप में मिट्टी गर्म हो जाएगा, पौधे को पानी देंगे तो वाष्पीकरण होगा, वाष्प पौधे के जो फल के डंठल में लगेंगे, फल जहाँ से लगा रहता है वहाँ के डंठल में लगेंगे, और वो डंठल क्या कहते हैं, सूखने के कारण, वाष्प वाष्प के कारण से, गर्मी के कारण से फल झड़ जाते हैं। तो हम किसान भाई से अनुरोध यही करेंगे कि जब भी आप फल का पटवन करें तो धूप खिलने से पहले ही अपने बागान को कर दें। नए बाग में प्रत्येक सप्ताह नया बाग अगर लगाएंगे तो आप अप्रैल जून जुलाई के बाद, अगर गर्मी ज्यादा हो तो आप निश्चित ही 30 लीटर पानी प्रत्येक पेड़ की दर से एक एक सप्ताह पर डालेंगे। और अच्छा। बाद में फल लगने के बाद से, फल लगने वाले पौधे में 20 से 25 दिन के अंतराल पर 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है। जो आपने बताया कि किस तरह से बड़ा ही साइंटिफिक तरीके से आपने बताया कि आखिर क्यों जो है वो फल फटने की समस्या आती है। एक हम जो आम के व्यापारियों या आम के जो किसान हैं उनसे जो हम एक बात सुनते हैं कि उनके बहुत सारे पेड़ भी बर्बाद हो जाते हैं। पेड़ के फट जाने की भी समस्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो क्या ये भी इसी कारण से होता है और इससे बचाव के लिए क्या उपाय कर सकते हैं?
पेड़ फटने की जो बात आती है, या तो पहला होता है बोरन की कमी के कारण से, और दूसरा होता है कि ज्यादा लंबी अवधि का ठंड का मौसम आया तब। तो ये अच्छा। जो है, उसमें भी बोरन फ्रीज कर जाता है, जिसके कारण छिलका में कोई रस नहीं बन पाता और फट जाता है, ठीक पेड़ है। का तना फटने लगता है। तो ऐसे किसान भाई से अनुरोध करेंगे, अपने पेड़ पर बोरन का निश्चित ही स्प्रे करें। जैसे अभी फल का लगने का समय है, फल लग चुका है, तो आप निश्चित ही बोरन का स्प्रे जो है शुक्ल पक्ष में करेंगे। 2 ग्राम, अब बोरेक्स के नाम से आता है, इसमें 10.5% बोरन रहता है। 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से घोल बना के स्प्रे करेंगे। और डाई सोडियम ऑक्टोबोरेट टेट्राहाइड्रेट के फॉर्म में भी बोरन आता है, उसमें 20% रहता है, वो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से इसे स्प्रे करेंगे। 2 बार करेंगे। 2 बार माने कहने का अर्थ हो गया, एक तो टिकला जो सरसों का आकार का हो जाए तब, और दूसरा सरसों के दाने का आकार का, दूसरा मटर के आकार का हो जाए तब। ये 2 बार निश्चित ही बोरन का स्प्रे करेंगे, तो फल फटने की समस्या दूर हो जाएगी। अब प्रत्येक आम के बागान में जब आप उर्वरक डाल रहे हो, तो अक्टूबर नवंबर के महीने में निश्चित ही बोरन 10 ग्राम प्रति पेड़ के दर से, पहला साल का पौधा हो तो 10 ग्राम, दूसरा साल का हो तो 15 ग्राम, तीसरा का तो 20 ग्राम, इस तरीके से आप बढ़ते चले जाएंगे। और जब 10 साल का पौधा हो जाए, तो उसके बाद आप 100 ग्राम रखेंगे, 100 ग्राम प्रत्येक पेड़ बोरन डालेंगे। 10 साल के ऊपर के पौधे में प्रत्येक पेड़ बोरन डालेंगे। अब ठंड की मौसम आती है, जैसे आपका 15 नवंबर से 15 दिसंबर, ये यहाँ तक कि अब तक जनवरी तक चला जाता है ठंड। तो इस महीने में आप 15 नवंबर या 15 दिसंबर के बीच में अपने बागान को जुताई करके सल्फर का प्रयोग करेंगे। सल्फर होता है 250 ग्राम प्रति कट्ठे की दर से। कहने का अर्थ है, प्रति हेक्टेयर जो है, आप 10 से 15 किलो सल्फर का प्रयोग करेंगे। अगर संभव नहीं हो, तो प्रत्येक पेड़ के जड़ में, थाले में जब आप उर्वरक डालते हैं, तो उस समय आप 200 से 250 ग्राम प्रत्येक पेड़, 10 साल से ऊपर का पेड़ है तो 200 से 250 ग्राम प्रत्येक पेड़ के दर से सल्फर दानेदार 70 से 80% का आता है, उसको आप निश्चित ही प्रयोग करेंगे। दूसरा ठीक। बात मैं बताना भूल गया था कि जब भी हम उर्वरक डालेंगे, तो अगर आपका 1 साल से 5 साल का पौधा है, तो आप 30 सेंटीमीटर के दूर, तना से हटके 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रिंग बना करके डालेंगे। अगर 5 से 10 साल का पौधा है, तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रिंग बनाकर डालेंगे। अगर आपका 10 साल से ऊपर का पौधा है, तो 1.5 मीटर की दूरी पर रिंग बनाकर डालेंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये आपने जानकारी दी कि किस तरह से आम के पौधे को, आम के पेड़ को, फलदार वृक्ष को हम किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं और उसको और ज़्यादा हम लाभदायक बना सकते हैं। हमने कुछ आम के जो किसान हैं उनसे जब बातचीत की, तो उनसे पता चला कि किस तरह से अब वो अपने खेत में, पहले होता था कि एक ही किस्म के जो पेड़ हैं वो उसका पूरा कलम गाछी बना देते थे, लेकिन अब वो उनका कहना है कि इससे काफ़ी नुकसान हो जाता है एक ही वैरायटी का होने की वजह से, कि एक ही बार में फल आता है और ऐसे में उनका मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो अब वो विभिन्न किस्मों के आम जो है वो अपने खेत में लगा रहे हैं। ये कितना उचित है और क्या सचमुच में इस तरह से बेनिफिट होता है अलग अलग किस्मों के आम को अपने एक ही खेत के अंदर लगाने में? ये भी क्वेश्चन अच्छा है किसान भाइयों के लिए। किसान भाई का अनुभव जो बता रहा है वो भी अच्छा है, लेकिन दोनों में समस्या है। दोनों ठीक है। पद्धति में समस्या है। पहला जो किसान भाई साहब, किसानों का कहना है, किसान भाइयों का कहना है कि हम एक ही बागान में एक समान अगर फल लगाते हैं, तो उससे नुकसान होता है। वास्तव में उससे नुकसान ये होता है, जैसे अभी कोई वैरायटी ऐसा लगाया हो जो फूल खिलने की अवस्था हो, या टिकला की अवस्था हो, आंधी या बरसात आ गया तो पूरे का पूरे फूले सूख जाएंगे, या टिकला झड़ जाएंगे। जी। अगर एक प्रकार का है। अगर 2 प्रकार का आम लग रहता, आम का पौधा अगर लगा रहता, एक आगात और एक पिछात किस्म का अगर लगा रहता, तो पिछात किस्म हो जाती है, आगात किस्म को नुकसान आता। तो ये मैनेजमेंट का, ये तो ये का प्रकोप है। कहने का अर्थ है कि ईश्वरीय या दैविक प्रकोप बोलिए, जो भाषा बोलिए, प्राकृतिक प्राकृतिक है प्रकोप जी। बोलिए, हम्म। प्रकोप बोलिए। तो ये जो है, ये इस प्रकार का प्रकोप होने के बाद ही ऐसा हो सकता है। हम तो किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि जितना एक प्रकार के बागान में मैनेजमेंट करने में कम अ, पड़ता है, कम कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वैसे ही अल्टरनेट, अगर माने अल्टरनेट अलग अलग प्रभेद का लगाएंगे, तो उसमें भी हमें ज्यादा समस्या आती है। होता क्या है कि छिड़काव, फसल में छिड़काव मायने रखता है। हम लोग हम्म। का कहना है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि फूल खिलने की अवस्था में अगर पानी का भी स्प्रे करेंगे तो नुकसान होगा। और 2 या 3 अलग अलग प्रकार के किस्म लगाए हैं, अलग अलग उसका फ्लावर देने का गुण है,
तो उस इसमें क्या होगा कि हमको प्रत्येक जो अलग अलग किस्म है, तो अलग अलग किस्म होने के कारण फूल खिलने की अवस्था को देखना होगा। अब फूल खिलने के समय में हमें किसी भी प्रकार का स्प्रे नहीं करना है, पहले भी मैं बता दिया हूँ। तो जिस पौधे में फूल खिल गया हो उसमें स्प्रे नहीं करना चाहिए। और उस बागान में क्या होता है कि हाउस हाउस फ्लाई बोलते हैं, जिसको हम मक्खी बोलते हैं। तो हम्म। मक्खी फूल में क्या होता है कि परागन को एक परागित करता है, पर परागन का काम करता है। तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करने से हमारे खेत में हौस फ्लाई नहीं आएंगे, और हमारा पर परागन अच्छा नहीं होगा, उपज नहीं ले पाएंगे। अच्छा, तो ये समस्या है। चलिए, जो जो भी किसान भाई आपकी इस जानकारी को सुन रहे होंगे, तो अब वो थोड़ा सतर्क हो जाएँगे, सावधान हो जाएँगे इस मामले में। फिर चुल इसी से जुड़ी एक सवाल है, क्योंकि अगर कोई भी किसान भाई ऐसा करते हैं, तो क्यों? क्योंकि वो मार्केट से ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं आम के फल के ज़रिए। तो मुज़फ्फरपुर के किसानों के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनका कहना है कि हमें बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है अमुक किस्म के फल की के आम के खेती करने से। तो यहाँ के लिए सबसे अच्छे वैरायटी कौन सी है आम की, जिसकी वो खेती करें, उससे उनको अच्छा मुनाफा भी मिल सके मुजफ्फरपुर की जमीन के हिसाब से? ऐसे जैसे कहने का अर्थ है कि हमारा जो मार्केट में जो रेट मिलता है, जैसे आम्रपाली का रेट मिलता है, जी। आगात में लेंगे तो बॉम्बे ग्रीन का रेट मिलता है। उसके बाद हमारा जैसे कीपिंग क्वालिटी में मल्लिका भी बहुत अच्छी वैरायटी है, जिसका कीपिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा होता है, और उसका छिलका भी मोटा होता है। आम्रपाली मल्लिका जो शॉर्ट आगात प्रभेद है, तो उसमें होता है। तो ये हम क्या कहते हैं कि ऐसा फल लगाएं, जैसे बहुत सारे ऐसे फल है जिसमें ये स्टोन विभिन्न भी एक कीट होता है, दूसरा फल मक्खी होता है, ये सब भी उसको नुकसान करता है। तो हम ऐसा प्रभेद लगाएं मार्केट को देखते हुए, हम सीजन को देखते हुए। एक ही वैरायटी अगर एक बार एक साथ लगा दे, किसानों का किसान भाई का कहना भी सत्य है कि एक वैरायटी अगर एक ही बार लगा दे, तो हम एक ही बार बेचने पर हम मजबूर हो जाएंगे, जिससे ये होगा हमारा मार्केट रेट कम मिलेगा। तो अलग अलग प्लॉट बना के अलग अलग वैरायटी अगर लगाते हैं, कुछ आगात, कुछ मध्यम, कुछ पिछात प्रभेद लगाते हैं, तो हमें अच्छा आमदनी मिल सकता है, क्योंकि हमारे पास मार्केट है, छोटे है, छोटा छोटा हमारा क्या कहते हैं, कम अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग वैरायटी का अलग अलग समय में मार्केट है हमारे पास। जैसे आगात किस्म बॉम्बे गिनीन बिकता है, तो जी। इसको हम बेच लेंगे। उसका बाद मालदा का समय आता है, तो मालदा हम बेचेंगे। उसके बाद इसी प्रकार अम्रपाली भी आता है, तो उसको भी हम बेचेंगे। उसके बाद हमारे पास सिपिया सुकुल का भी मौसम आता है, तो उसको बेचेंगे। तो इस प्रकार से अपने खेत को बनाए रखेंगे, अपने पौधा को लगाएंगे, ताकि हमें लगातार हमें जून जुलाई से लेकर के अगस्त सितंबर तक हमें आम मिलता रहे, तो काफी आमदनी होगी। आमदनी होगी। चलिए, तो इस जानकारी का भी लाभ जो है वो हमारे आम के किसान भाई ज़रूर उठाएँगे। ये तो थे मेरे सवाल जो मेरी समझदारी के हिसाब से थे, लेकिन आप कृषि वैज्ञानिक हैं। आप अपनी तरफ से अगर कोई ख़ास जानकारी, ख़ास सुझाव जो है वो आम के किसानों को देना चाहें, तो क्योंकि मेरे पास इतने ही सवाल थे जो मैं किसान भाइयों की तरफ से अंदाज़ा लगाकर आपको पूछ रही हूँ। तो ऐसा कोई और सुझाव है या कोई ऐसा संदेश जो आप किसान भाइयों को देना चाहते हैं, विशेष रूप से आम के किसानों को? किसान भाइयों से हमारा अनुरोध रहेगा कि जब भी हम जो देखे हैं, आप अपने मुजफ्फरपुर जिला में, मैं तो मुजफ्फर जिला में ही कार्यरत हूँ, और कई सालों से हूँ, 2012 से मैं काम कर रहा हूँ मुजफ्फरपुर जिला में। और साथ साथ शिवहर में भी मैं काम किया हूँ, 3 साल शिवहर में भी काम किया हूँ। तो ये यहाँ देखने को मिलता है किसान भाई, आम तोड़ने के बाद जो आम के फल से लगा हुआ डंठल होता है, उसको बगान से नहीं हटाते हैं, जिससे क्या होता है हाँ। कि काफी मात्रा में फल को नुकसान पहुंचता है, पौधे फलन में, अगले साल के फलन में नुकसान होता है। तो हम किसान भाई से अनुरोध ये करेंगे कि जो आम से लगे डंठल को निश्चित ही डंठल डंठल सहित तोड़ने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात रही कि किसान भाई क्रॉप का मैनेजमेंट नहीं करते, प्लांट का मैनेजमेंट नहीं करते हैं। देखा जी। जाता है बागान में कि एक एक का डाली दूसरे पेड़ पर, दूसरे का डाली तीसरे पेड़ पर, ऐसे वो चला जाता है। तो हम जी। तो किसान भाई से आग्रह करेंगे कि एक पेड़ से दूसरे का पेड़ का डाली अगर आपस में चिपक रहा हो, सट रहा हो, तो उसे निश्चित ही कटाई छटाई कर देंगे। और अच्छा। मेन जो शीर्ष जो भाग होता है आम के पौधे का, उसको भी हम कट कर दें, ताकि सूरज का प्रकाश सीधे उसमें पेनिट्रेट कर जाए,
तो पूरे पौधे में आम का फल लटका मिले। तो हम शीर्ष की जो शीर्ष भाग होता है, पेड़ का जो शीर्ष तना होता है, मुख्य तना जो होता है, जो ऊपर की तरफ बढ़ते रहता है, उसको निश्चित ही हम काटते हैं। और साथ साथ एक फसल से, एक पौधे से दूसरे पौधे में जो पौधे डालियां सट रहा हो, उसको हम काट दें। काटने के बाद हम ब्लाइटॉक्स 50 EC आता है, उसको हम एक चूना में पेस्ट बना करके हम उसको 4 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से ब्लाइटॉक्स डाल के उसको हम लेप लगा देंगे। अगर आपके पास ये भी उपलब्ध है तो आपके पास गाय होगा, देसी गाय का ताजा गोबर भी वहां पर कटे हुए पोर्शन पर लगा देंगे, ताकि आपका पौधा सुरक्षित रहे। तो यही हम किसान भाई से निवेदन करें, ये अगर कर देते हैं तो आप अधिक से अधिक मात्रा में आम का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो आपने जानकारी दी उससे मुझे बिल्कुल ऐसा प्रतीत हुआ कि हर एक पेड़ जो है आम का, वो एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट होना चाहिए और उसकी भी ग्रूमिंग की जानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है ये, कि ये पेड़ की ग्रूमिंग हुई और उसका पूरा जो है वो देखभाल वैसे ही होना चाहिए जैसे हर इंडिविजुअल का हुआ। ठीक है, तो इन मैडम, इसमें ये है कि जब हम आम की पोषक तत्व की बात करेंगे, तो जो भी हम खाद वगैरह, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम देते हैं पौधे के जड़ में, वो क्या होता है कि तना से होते हुए ऊपर की तरफ जाता है, जिससे क्या ठीक है, होता है कि हमें आम के बगान में देखते हैं कि नीचे की डालियां में कुछ बड़ा फल होता है, उसके ऊपर की डालियां में कुछ छोटा फल होता है, उसके ऊपर की डालियां में कुछ छोटा फल होता है, ऊपर की डालियां में जाते जाते बेर तक प्रकार का भी, बेर टाइप का भी फल मिलता है। तो हम क्यों उस फल की आशा करें, इसका मार्केट नहीं है, उसको हम कट कर देंगे, ज्यादा ऊंचा नहीं है, जाने देंगे। हमारा पोषक तत्व वहीं तक सीमित रहेगा, ताकि पेड़ पौधे फल को अच्छी मात्रा में पोषक तत्व मिल सकेगा, और फल का गुणवत्ता बनेगा, क्वालिटी बनेगा, और शाइनिंग भी आएगा, देखने में आकर्षक। ठीक है। चलिए, तो आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी, किस तरह से बताया कि आम के पेड़ की हम देखभाल कर सकते हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो साइज़ सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि मार्केट में उसी का वैल्यू ज़्यादा होता है, उसके लिए भी जो आपने ग्रूमिंग टेक्निक बताई, इन सारी तकनीकों का इस्तेमाल करके किसान भाई ज़रूर, अगर इस बार कुछ चूक हो भी गई है, तो अगली बार के लिए तो वो पूरी तैयारी के साथ इस पर काम करेंगे। तो इन तमाम जानकारियों को फर्स्ट लुक बिहार के दर्शकों के साथ साझा करने के लिए डॉक्टर हेमचंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।